पहला प्रश्न है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? ऑप्शन है लोथल और कालीबंगन में, बुर्जहोम और रंगपुर में, रूपर और रंगपुर में, या कालीबंगन और सुरकोटदा में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बुर्जहोम और रंगपुर में। याद रखिएगा दोस्तों, बुर्जहोम और रंगपुर में जो है गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खननों से 9 पाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं और इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? मोस्टेरियन, अश्चूलियन, ओल्डोवान या ग्रोशियन? तो सही उत्तर ग्रोशियन। दोस्तों, मोस्टेरियन, अश्चूलियन और ओल्डोवान प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं, जबकि ग्रोशियन प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? नौदा टोली, आहार, हड़प्पा या इनाम गांव? तो सही उत्तर याद रखिएगा, इनाम गांव से ऑप्शन डी। दोस्तों, प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की खोज की गई है। तो याद रखिएगा, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति इनाम गांव महाराष्ट्र से हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? कुलडीहवा, चिराद, गुफकराल या लिंगसुगुर? तो सही उत्तर लिंगसुगुर, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नौपाषाणिक स्थल जो कि प्रथम सूचित लिंगसुगुर में मेडोव टेलर द्वारा 1842 में खोजा गया। तो याद रखिएगा, लिंगसुगुर जो पहला सूचित नौपाषाणिक स्थल है जिसको 1842 में मेडोव टेलर के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है, हड्डी की मातृदेवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सही उत्तर है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित बेलन नदी घाटी के लोहदा नामक पुरास्थल से हड्डी निर्मित मातृदेवी की मूर्ति उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। महदहा, चौपानी मांडो, दमदमा या सरायनाहर से? तो सही उत्तर याद रखिएगा, महदहा से, ऑप्शन ए। दोस्तों, मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, वहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। तो याद रखिएगा, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, तोबा ज्वालामुखी राख सबसे पहले प्राप्त हुई थी कहाँ से? नर्मदा घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी या यमुना घाटी से? तो सही उत्तर तोबा ज्वालामुखी राख सबसे पहले सोन घाटी से प्राप्त हुई थी। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? मध्य पाषाणिक काल से, नवपाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से या प्रारंभिक ऐतिहासिक से? तो सही उत्तर गंगा घाटी की नरहन संस्कृति ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। अब देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन में ताम्र पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन, जो कि गोरखपुर जिले में है, ये प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है।
नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध ये स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है और इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का छिद्र, जले तिनकों के निशान मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथों वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? ऑप्शन है सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति या विंध्यन संस्कृति। तो याद रखिएगा, सोथी संस्कृति ये पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का विकास हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। आलचिन, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं, जबकि सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति ये पाषाण युगीन संस्कृति है जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति संबद्ध है किससे? तांबे से, कांस्य से, पीतल से या लोहा से? तो सही उत्तर लोहा से। याद रखिएगा, महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन मध्य सोन नदी घाटी में प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? आपको बताना है। पटपरा, बाघोर, सिंहावल या खेतौनी? तो सही उत्तर सिंहावल। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः सिंहावल जमाव, खुनतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खेतौनी जमाव है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के मुख्य जो है उद्योग हैं? तो याद रखिएगा, लघु पाषाण उपकरण जो हैं ये मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं। लघु पाषाण उपकरण याद रखिएगा मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 में हुई, जबकि आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौन इंच के बराबर हैं। इसमें कुंठित और टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता है, इसलिए मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा, लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता है। अगला प्रश्न है, देखिए, सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित हैं किससे? तो सही उत्तर मध्य पाषाण युग से। दोस्तों, सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 में उस समय हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सबसे पहले मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगता है। मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा, प्रतापगढ़ से हड्डी और सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं और पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूटे को हस्त कुठार कहाँ से मिला था? ऑप्शन है बदमदुरै, अतिरप्पकम, पल्लवरम या संगनकल्लू। तो सही उत्तर पल्लवरम से। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्त कुठार यानी हैंड एक्स प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, हस्त कुठार उपकरण ये बाईफेसियल उपकरण था। हस्त कुठार उपकरण द्विधारी या बाईफेसियल शिल्प उपकरण था। भारत में सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने चेन्नई के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? तो उत्तर है पल्लवरम।
सबसे पहले वर्ष याद रखिएगा, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स यानी हस्त कुठार प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग ने अतिरंपकम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार यानी हैंड एक्स और क्लीवर किस काल में प्राप्त हुए हैं, आपको बताना है। नवपाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या आद्य ऐतिहासिक काल में। तो सही उत्तर है सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार निम्न पुरा पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत की कोरतलयार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में बदम दुरै नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं। इनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ से हैंड एक्स, क्लीवर और कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरंपकम है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हैंड एक्स, क्लीवर और फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। हैंड एक्स पतले, लंबे, चौड़े और फलक निकालकर तैयार किए गए हैं और यहाँ के हैंड एक्स अश्यूलियन प्रकार के हैं। तो याद रखिएगा सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और क्लीवर जो है ये निम्न पुरा पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव प्रजाति कौन सी है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस या निएंडरथल? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया, उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिनजैनथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव होमो सेपियंस संबद्ध है किससे? चॉपर से, ब्लेड से, हस्त काटर से या चॉपिंग से? तो सही उत्तर है ब्लेड से। याद रखिएगा आधुनिक मानव होमो सेपियंस का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था। इनका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल का कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर चिराद। देखिए बिहार के सारण जिले में चिराद नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। 1962-63 में प्रोफेसर वी.के. सिन्हा ने इसका उत्खनन कराया था। अगला प्रश्न है, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है कहाँ से? ऑप्शन है टोरवा, कोल्डिहवा, महगढ़ा या उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो सही उत्तर है महगढ़ा। महगढ़ा नवपाषाण काल का पुरास्थल है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में है। इस पुरास्थल की खोज 1975-76 में हुई। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया। यहाँ से पशु बाड़े, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने चेन्नई के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? ऑप्शन है ब्लेड ब्यूरियन परंपरा, ब्लेड फ्लैग स्क्रैपर परंपरा, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा या माइक्रोलिथिक परंपरा? तो सही उत्तर है हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अन्वेषण का प्रारंभ भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने की थी। इन्होंने 1863 में चेन्नई के समीप पल्लवरम नामक स्थान से पाषाण युग के उपकरण को प्राप्त किया जो क्वार्टजाइट यानी स्फटिक पत्थर से निर्मित था। ये पाषाण उपकरण हैंड एक्स क्लीवर परंपरा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उच्च पूर्व पाषाण काल। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है किससे? तो ये भी याद रखिएगा खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था नवपाषाण काल से संबंधित है और खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था।
यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ और गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा और मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी, जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, आभूषणों से युक्त पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं कहाँ से? ऑप्शन है भीमबेटका, बागोर, महदहा या सरायनाहर राय से। तो सही उत्तर महदहा से याद रखिएगा। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित महदहा एक प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं और यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इसमें मृगशृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है कहाँ पर? आपको बताना है। तो सही उत्तर है चोपनी मांडो इलाहाबाद अब प्रयागराज के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चोपनी मांडो इलाहाबाद के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इस पुरा स्थल की खुदाई 1967 से 1981-82 के बीच कराई गई। यहाँ से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिले हैं। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ से झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं और चोपनी मांडो पुरा स्थल लगभग जो है 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे? तो सही उत्तर रॉबर्ट ब्रूस फूटे। भारतीय प्रागैतिहास के जनक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूटे थे। 1863 में चेन्नई के निकट पल्लवरम से पाषाण निर्मित उपकरण कुल्हाड़ी की निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण और पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोजें की। इन्होंने लगभग 33 वर्ष भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए और इनको प्रायः भारतीय प्रागैतिहास का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। और नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि और पशुपालन का प्रारंभ और पालिशदार पाषाण उपकरणों विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर P.K. थॉमस और P.P. जोगलेकर के द्वारा। मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन P.K. थॉमस और P.P. जोगलेकर के द्वारा किया गया था। इसका उत्खनन 1982-83 से 1986-87 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृत और पुरातत्व विभाग के R.K. वर्मा, V.D. मिश्र, J.N. पांडे और J.N. पॉल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल्ली, वैदिक, ईरानी या सुमेरिया? तो सही उत्तर कुल्ली संस्कृति। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दोस्तों, प्राक हड़प्पा संस्कृति का अर्थ हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की संस्कृति है। इसमें कुल्ली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, तिथिक्रम के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। पुरापाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, मध्य पाषाण युग या नवपाषाण युग? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले पुरापाषाण युग आता है, फिर मध्य पाषाण युग आता है, फिर नवपाषाण युग, उसके बाद ताम्र युग आता है। तो 1, 3, 4, 2 यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, पाषाणकालीन संस्कृतियों में सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल और उसके बाद ताम्र युग आता है। अगला है, निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? आपको बताना है। पैसरा, बाघोर, सेनुआर या सरायनाहर राय? तो बताइए, सही उत्तर है सेनुआर।
मध्य गंगा घाटी में स्थित सेनुआर प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है, जबकि सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा ये मध्य पाषाणिक स्थल हैं। इन स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। और इसी तरह बाघोर राजस्थान से मध्य पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कालक्रम में लगाना है आपको। यहाँ पर देखिए लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नवपाषाण युग, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए पूर्व पाषाण युग सबसे पहले आएगा, पूर्व पाषाण युग, उसके बाद आपका नवपाषाण युग आ जाएगा, फिर कांस्य युग आएगा और फिर लौह युग। तो 3 4 2 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, उपकारों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण युग को 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा और तीसरा काल मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल हैं। नवपाषाण युग के उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। अगला प्रश्न है परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है किसको? तो सही उत्तर हो जाएगा परिष्कृत औजारों का युग, ये उच्च पुरा पाषाण काल को माना जाता है। उच्च पुरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विशेषताएं हैं, नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। अगला प्रश्न है पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर पुरा पाषाण युग का मुख्य औजार हस्त कुठार यानी हैंड एक्स था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये उपकरण यानी हैंड एक्स सबसे पहले चेन्नई के समीप बदनदुरै और अतिरप्पकम से प्राप्त हुए हैं। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न है हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो सही उत्तर निम्न पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी। हैंड एक्स और क्लेवर आदि उपकरण निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? ऑप्शन है निम्न पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल में। तो सही उत्तर निम्न पुरा पाषाण काल में। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी, लेकिन इस दौरान इसके उपयोग से वो परिचित न था। आग का उपयोग करना मानव ने सबसे पहले नवपाषाण काल के दौरान सीखा था। अगला प्रश्न है क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? सत्य, असत्य, सत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है। तो सही उत्तर सत्य है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। दोस्तों नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। बाद में विद्वानों ने नवपाषाण संस्कृति की जो विशेषताएं दी उसमें कृषि कार्य, पशुओं को पालना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करना और मृदभांड बनाना शामिल था। अगला प्रश्न है इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? ऑप्शन देखिए नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर मध्य पाषाण काल को दोस्तों संक्रमण काल कहा जाता है। 1887 में फ्रांस की मास द एसी नामक गुफा के उत्खनन के परिणाम स्वरूप पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्यवर्ती जिस काल की प्राप्ति हुई उस काल को ट्रांजिशन पीरियड या संक्रांति का काल कहा गया, क्योंकि इस काल में न तो पुरा पाषाण काल की विशेषताओं का पूर्ण रूप से त्याग किया गया था और न ही नवपाषाण काल की विशेषताओं को पूर्णतया अपनाया ही गया था। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सही उत्तर लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग था। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। अगला प्रश्न है मध्य पुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे किसके? देखिए कोर से, फलक से, ब्लेड से या ताम्र से। तो सही उत्तर फलक से।
मध्यपुरा पाषाण काल के अधिकांश उपकरणों का निर्माण फलक अथवा फलक ब्लेड पर हुआ है। उपकरणों में विभिन्न आकार प्रकार के स्क्रैपरों की प्रधानता मिलती है। छिद्रक, ब्यूरिन और बेधक और अन्य प्रमुख उपकरण के प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त हैंड एक्स, क्लीवर, फलक ब्लेड और चक्राव क्रोड भी मिलते हैं। फलकों, ब्लेडों और स्क्रैपरों की अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम क्या था, आपको बताना है। ऑप्शन है शिकार, कृषि, पशुपालन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पूर्व पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम शिकार था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों और झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव और गिलुंद। तो इन विकल्पों में सही उत्तर मेहरगढ़ हो जाएगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, जहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। और इस नवीनतम खोज के पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी घाटी पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और इस संदर्भों में यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो सही उत्तर लहुरा देव होगा, लेकिन लहुरा देव के विकल्प में न रहने के कारण इसका उत्तर मेहरगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सही उत्तर मध्य प्रदेश में। कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृति की खोज वी.एस. वाकड़कर ने की थी और कायथा संस्कृति मूलतः एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ करता था और कायथा संस्कृति का काल 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा, कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर छोटी काली सिंध नदी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, कायथापुरा स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृद भांडों में कुछ प्राक हड़प्पी लक्षण मिलते हैं। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं और मालवा संस्कृति अपने मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए.के. सोनकिया द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज ए.के. सोनकिया द्वारा दिसंबर 1982 में की गई थी। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक अध्ययन का विषय है क्या? निरक्षर समाजों का इतिहास, देखिए साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास या नगरीय समाजों का इतिहास। तो सही उत्तर प्रागैतिहासिक अध्ययन का विषय निरक्षर समाजों का इतिहास है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों इतिहास को सार्वजनिक और समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव जीवन असभ्य और बर्बर था तथा लेखन कला का ज्ञान नहीं था। अगला है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति किस स्थान के नाम पर नामित की गई है? तो उत्तर है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी।
प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति जो कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, काठे, खामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल गुफकराल किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल गुफकराल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका अर्थ है कुलाल या कुम्हार की गुफा। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। तो याद रखिएगा, गुफकराल जो है ये ताम्रपाषाण कालीन जो पुरास्थल है जो कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तांबे की एक हेयर पिन मिली है। गुफकराल से 2 कच्छी आवासीय गड्ढों की प्राप्ति हुई है। नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहां पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है और गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पुरास्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? ऑप्शन है नेवास, इनामगांव, दायमाबाद या माहेश्वर। तो सही उत्तर माहेश्वर ये महाराष्ट्र में नहीं है। आप जान लीजिए कि माहेश्वर जो है मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित है और नेवास, इनामगांव और दायमाबाद महाराष्ट्र में है। दोस्तों, उत्खनित स्थलों में से महाराष्ट्र में नासिक, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदोली, सोनेगांव, इनामगांव है। माहेश्वर पुरास्थल महाराष्ट्र में नहीं है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नौदा टोले और माहेश्वर मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। अगला प्रश्न है, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सही उत्तर इनामगांव से, ऑप्शन ए। इनामगांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्चे मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनामगांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। ये बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। तो सही उत्तर कश्मीर से। उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के 2 महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम और गुफकराल हैं। यहाँ से नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर और हड्डियों से निर्मित औजार मिले हैं। यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर बुर्ज होम से, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता हैं और इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? ऑप्शन है देखिए, चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार या पशुपालन। तो सही उत्तर शिकार, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वो वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों और झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर था। यानी इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। अगला प्रश्न है, किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा। तो सही उत्तर याद रखिएगा मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में जो है प्राचीन पुरास्थल है। ये नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ये वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? तो सही उत्तर है ले मसूरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नवपाषाण उपकरण ले मसूरी ने प्राप्त किया था।
भारत में कर्नाटक प्रांत जो तत्कालीन मैसूर प्रांत था, यहाँ के लिंगसुगुर नामक पुरास्थल से 1842 में सबसे पहले नवपाषाणिक उपकरण तत्कालीन मैसूर रियासत के पुरातत्व अधिकारी एच.एम. कृष्णा द्वारा प्रतिवेदित किए गए थे और 1860 में H.P. ले मसूरी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित टोंस घाटी से नवपाषाण के कतिपय उपकरण मिले थे। उसके बाद इस प्रकार के पाषाण उपकरणों का प्रतिवेदन बुंदेलखंड, दक्षिण तथा पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्रों से समय समय पर होता रहा है। तो ऑप्शन डी ले मसूरी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। ऑप्शन है मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में या इन सभी में। तो सही उत्तर इन सभी में, ऑप्शन डी। दोस्तों, प्रागैतिहासिक युग में मानव ने आत्मरक्षार्थ पर्वत, कंदराएं, नदियों के कगार, झोपड़ियों, मचानों आदि को अपनी शरण स्थली बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? कौशाम्बी, नेवासा, बुर्जहोम या ब्रह्मगिरी। तो सही उत्तर कौशाम्बी प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, याद रखिएगा। कौशाम्बी जो है ये प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, शेष प्रागैतिहासिक स्थल हैं। आप देखिए, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में एक नवपाषाण कालीन स्थल है, नेवासा अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में एक ताम्रपाषाणिक स्थल है और यहाँ से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और नेवासा जोरवे संस्कृति से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था किस काल में? आपको बताना है। तो सही उत्तर नवपाषाण काल में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था और यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ और गेहूं की वन्य किस्मों को खेती के योग्य बनाया गया, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? आपको बताना है। पशुपालन, कृषि, उपर्युक्त ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो सही उत्तर ए और बी दोनों। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि और पशुपालन का आरंभ तथा पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में माना जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव जो है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अनाज की उपज प्रथम बार आरंभ हुई थी किस काल में? तो सही उत्तर है कृषि और पशुपालन का आरंभ नवपाषाण युग में हुआ था। खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कार्य से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में जौ और गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा और मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो सही उत्तर है भीमबेटका ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक 700 से अधिक शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इसमें 243 भीमबेटका समूह में और 178 लाखा जुआर समूह में स्थित हैं। तो याद रखिएगा, भीमबेटका प्राचीन मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर भीमबेटका या भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। इन शैल चित्रकला की खोज 1957 में वी.एस. वाकड़कर ने किया था और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना शुरू हुआ? पूरा पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे।
प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ तो कई स्थानों पर पाई जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थान अद्भुत है। यह भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के बने हुए हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं, लेकिन इनमें अनेकों गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है अजंता, बाघ, भीमबेटका या अमरावती। तो सही उत्तर भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शिलाश्रय और गुफाएं हैं। भीमबेटका या भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मुख्यतः मध्य पाषाण काल से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, अजंता और बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन यानी मौर्य काल के बाद की है। अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो।